बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज मोरखा 3 अगस्त 2020 है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाएं, एक अच्छा सा लेक्चर दें। तो इसी हवाले से ये लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम तलबा तलबात जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं और ISB देंगे इंशाल्लाह, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस लेक्चर को ना सिर्फ आप ख़ुद देखें बल्कि आगे तमाम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मेरे से मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कीजिए। अपना नाम और शहर का नाम लिख के इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर दें, आपको लिंक सेंड कर दूँगा। और इसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं ISSB के और इनिशियल टेस्ट के वो ज़रूर मंगवा लीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। स्टूडेंट्स के इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये हैं, सर ये टोटल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते कितने हैं और इनके मार्क्स कितने होते हैं, इनको करने का तरीका क्या है, दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को दुरुस्त तरीका नहीं पता होता जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल नहीं कर पाते। इस लेक्चर में इसी मौजू पर डिटेल से गुफ्तगू की जाएगी जो यकीनन उन तलबा तलबात को बहुत फ़ायदा देगी जो पहली मरतबा ISSB में अपीयर हो रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बात आपके ज़हन-नशीन रहे कि IO यानी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ISSB का अहम तरीन टेस्ट होता है। ISSB में अपीयर होने वाले हर कैंडिडेट से लाजमी लिया जाता है, चाहे आप मेल हों या फीमेल। ये वाला टास्क ज़रूर कराया जाता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे बारिश हो, चाहे शदीद गर्मी हो, हर सूरत में यानी कि मस्ट जिसे कहते हैं, ये टेस्ट कंपलसरी है, ये आपसे लाजमी लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करके आपने जाना है। अब प्रैक्टिस कैसे की जाए, वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। चूँकि ये कंपलसरी टेस्ट है, ज़रूर लिया जाएगा, तो इसलिए आपने नहायत संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा, संजीदा एटीट्यूड अपनाना होगा ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। ये बात आपके ज़हन नशीन रहे कि हर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का कोई ना कोई पर्पस होता है। बुनियादी तौर पर ये जज किया जाता है कि आप में क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप कितनी हैं, कि लीडरशिप की सलाहियत मौजूद है या नहीं है। आप मुश्किलात में खौफज़दा तो नहीं होते। एक अच्छा लीडर मुश्किलात से घबराने की बजाय इनका हल तलाश करके अहसन तरीके से अपने मकसद को हासिल कर लेता है। ISSB का कोई भी टास्क या टेस्ट बेमकसद नहीं लिया जाता। आपकी पर्सनैलिटी को हर हवाले से परखा जाता है। अगर आप इनके म्यार पर पूरा उतर गए तो कामयाबी से ज़रूर ब-ज़रूर हमकिनार होंगे इंशाल्लाह। जी मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स टोटल 9 हैं जो आप सामने लिखी हुई देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे। अभी हर एक की अलग अलग जो मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाएँ। कितने मार्क्स हैं, टोटल जो मार्क्स हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के वो हैं 44। ठीक है, इनकी डिटेल क्या है, सबसे पहले पासिंग थ्रू अ टायर, एक टायर है लटका होगा, उसके अंदर से आपने पास करना है, गुजरना है, इसके 2 नंबर हैं। हैंगिंग ब्रिज होगा, इसके 3 मार्क्स हैं। मंकी ब्रिज है 5 मार्क्स। हाई जंप जिसके 3 मार्क्स हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग रिंग 5 मार्क्स हैं इसके। जिग-जैग, इसके जिग-जैग के टोटल मार्क्स हैं 7। रोप क्लाइंबिंग, रोप रस्सी के ऊपर आपने चढ़ना है और ऊपर से आपने दूसरी तरफ से उतर जाना है, इसके 11 मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा नंबर रोप क्लाइंबिंग के हैं। फिर है टार्जिंग स्विंग, इसके नंबर हैं 5। और लास्ट में डिच क्रॉसिंग, ठीक है, जिसे लॉन्ग जंप भी कहते हैं, इसके मार्क्स हैं 3। इसमें टोटल जो मार्क्स हैं वो होंगे 44 मार्क्स। टोटल जो मुकर्ररा वक्त है यानी कि तमाम ऑब्स्टिकल करने के लिए जो आपको दिया जाएगा वो होगा 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट में आपने ये तमाम ऑब्स्टिकल करने होंगे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनके ज़रिए से जिन बुनियादी लीडरशिप सलाहियतों को तलाश किया जाता है
इनमें नुमाया जो खूबियाँ हैं वो हैं फ़िज़िकल एबिलिटी, इंड्योरेंस, प्लानिंग एबिलिटी, यानी कि आप फ़िज़िकल जिस्मानी तौर पे कितने आप टफ और रफ़ हैं। इंड्योरेंस का मतलब है क़ुव्वत बर्दाश्त आप में कितनी है, तहम्मुल आप में कितना है, और लास्ट में प्लानिंग एबिलिटी कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं। ये टेस्ट आपका जो GTO है वो आपसे लेगा, और जिस दिन ये टेस्ट अमूमन होता है उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट आपको अमूमन ट्रैक सूट में कराया जाता है, और ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद आपको आपका GTO जो है वो आपको ग्राउंड में ले जाता है और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल दिखाता है, और एक एक ऑब्स्टिकल के बारे में ब्रीफ करता है अपने पूरे ग्रुप को। तो आप जब अपने ग्रुप के साथ ग्राउंड में जा रहे होंगे अपने GTO साहब के साथ, तो आपको चाहिए कि तमाम ऑब्स्टिकल्स को गौर व खौफ से तवज्जो के साथ देख लें और प्लानिंग कर लें कि आपने सबसे पहले कौन सा ऑब्स्टिकल करना है। आपके जो GTO हैं वो आपको ना सिर्फ ऑब्स्टिकल्स दिखाएंगे बल्कि आपको उनके मार्क्स भी बताएंगे, और बाज़ दफ़ा आपको तरीक़ाकार भी बता देंगे कि इस तरीके से आपने ये ऑब्स्टिकल करने हैं। ये तमाम ऑब्स्टिकल एक दायरे की शक्ल में लगे होंगे। जब GTO आपको ऑब्स्टिकल दिखा रहे होंगे तो आपने वहाँ फ़ैसला करना है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि आपने ऑब्स्टिकल किस तरतीब से करने हैं, किस सीक्वेंस के साथ करने हैं। जो ऑब्स्टिकल आपको आसान लगे वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। कतन मुश्किल या ऐसे ऑब्स्टिकल जो आगाज़ करना जिनके लिए आपके लिए मुश्किल है, जो आप समझते हैं कि ये ऑब्स्टिकल नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप याद कर लें, लिख लें, ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपने ऐसे ऑब्स्टिकल का इंतखाब कर लिया ड्यूरिंग ऑब्स्टिकल करते वक्त जो आप नहीं कर पा रहे, तो जब तक ये ऑब्स्टिकल होता नहीं है आपने आगे नहीं बढ़ना। चाहे 2 मिनट पूरा का पूरा टाइम एक ही ऑब्स्टिकल में क्यों ना लग जाए, बार बार करें। इसे किए बगैर, अधूरा छोड़े बगैर आपने अधूरा छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने कंप्लीट किए बगैर आगे बढ़ना नहीं है। यानी कि आपने डू और डाई वाली सिचुएशन बना लेनी है, ठीक है। लाजमी करना है, चाहे आप ज़ख्मी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने ये ऑब्स्टिकल करना है, चाहे पूरा वक्त इसी ऑब्स्टिकल पे क्यों ना लग जाए। और उस ऑब्स्टिकल को हरगिज़ दोबारा मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कि अधूरा छोड़कर दूसरे ऑब्स्टिकल की जानिब नहीं जाना चाहिए, चाहे सारे का सारा वक्त उसी एक ऑब्स्टिकल में ही क्यों ना लग जाए। क्योंकि अगर आप अब छोड़ कर जाएंगे तो GTO समझेगा कि आप बुज़दिल हैं और अपने इरादे में पुख्ता नहीं हैं। अगर आपको इन ऑब्स्टिकल के करने का तरीका मालूम होगा तो आप सारे के सारे ऑब्स्टिकल बासानी इन्हीं 2 मिनट में कर लेंगे, और अगर आपके पास फिर भी टाइम हो तो दोबारा भी इन ऑब्स्टिकल को रिपीट कर सकते हैं। अक्सर तलबा व तलबात को इनकी टेक्निक यानी कि करने का तरीका मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से या तो वो स्टार्ट में ही ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर हिम्मत हार जाते हैं और ऑब्स्टिकल नहीं कर पाते। ये अब आपको मैंने एक एक ऑब्स्टिकल की टेक्निक बताता हूँ कि ये ऑब्स्टिकल आपने कैसे करना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जिस ऑब्स्टिकल की मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो है पासिंग थ्रू अ टायर। टायर को क्लियर करने का आसान तरीका यह है कि टायर के ऊपर जंप लगाकर रस्से को पकड़कर पाँव को मिला लें। टायर के ऊपर जो रस्सा लटक रहा है उसको आपने ऊपर से पकड़ना है। ऊपर से पकड़ने के लिए आपको चाहिए कि जंप लगाएं, और जो इन जंप लगाएंगे तो दोनों पाँव को क्रॉस करना है, मिला लेना है, और दोनों पाँव को मिला के जोड़ के इकट्ठा करके दोनों पाँव को आराम से सबसे पहले आपने अपने पाँव गुजारने हैं टायर में से, और फिर हाथ छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्रॉस कर जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स अपने हाथों के ज़रिए से टायर में से गुजरने की कोशिश करते हैं और फिर अनबैलेंस्ड होकर गिर जाते हैं। इस ऑब्स्टिकल में जो दूसरी मिस्टेक हमारे कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कि वो पहले अपनी एक लेग टायर से गुजारने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरी, जिसकी वजह से वो या तो टायर के अंदर ही लटक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं या अपना सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर से पकड़ना है आपने, यानी कि रस्से को ऊपर से जंप लगा के पकड़ के दोनों टांगों को मिला के दोनों पाँव इकट्ठे आपने टायर में से पास करने हैं, और फिर आप जो यहाँ छोड़ेंगे तो आराम से आप यहाँ से यानी कि टायर में से गुजर जाएंगे। इस ऑब्स्टिकल को कामयाबी से करने के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। हैंगिंग ब्रिज, दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है, इसके 3 मार्क्स हैं। इस हैंगिंग ब्रिज को क्लियर करने का आसान तरीका ये होता है कि आप भागते हुए आएँ और सिर्फ एक स्टेप यानी कि एक कदम आपने ब्रिज के मिड में रखना है, ठीक है, और दूसरा स्टेप बाहर ग्राउंड पर रखना है, तो आप ये ऑब्स्टिकल बासानी क्लियर कर जाएंगे। इसमें जो मिस्टेक हमारे तलबात करते हैं वो ये कि वो इस ऑब्स्टिकल को 2 स्टेप्स में करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोनों पाँव ब्रिज के ऊपर रख कर गुजरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अपना तवाज़ुन खो देते हैं और गिर जाते हैं और अक्सर को चोट भी लग जाती है। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी।
हैंगिंग ब्रिज के मार्क्स मैंने बताए हैं, 3 मार्क्स हैं, और मंकी ब्रिज इसके बाद है जो हमारा ऑब्स्टिकल है। मंकी ब्रिज के टोटल मार्क्स अगर आपने कामयाबी से कर लिए तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसको क्लियर करने के लिए लैडर के ज़रिए ब्रिज तक पहुंच जाएं, साल लगे लैडर तक के ज़रिए से आपने ब्रिज पे पहुंच जाना है, और फिर दोनों हाथों से अपने ऊपर वाली रोप को पकड़कर नीचे वाली रोप पर मूव करना शुरू कर देना है, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है। तेज़ी के साथ आपने मूव हरगिज़ नहीं करना, बल्कि अपने होश व हवास में रहते हुए, अपने होश व हवास को कायम रखते हुए फिनिशिंग पॉइंट की जानिब आपने बढ़ना है। और जब आप फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ एक रस्सा लटक रहा होगा, उस रस्से को की मदद से आपने नीचे ज़मीन पे उतर जाना है। बहुत आसान ऑब्स्टिकल है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें आपने अपने होश व हवास को कायम रखना है। और जब आप मूवमेंट कर रहे होंगे तो आपने अपने सामने देखना है, अपने पाँव की जानिब नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, बल्कि आपने सामने देखना है। ठीक है, सामने देखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं महसूस होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ऑब्स्टिकल है हाई जंप। इसके 3 मार्क्स हैं, और इस ऑब्स्टिकल के करने का तरीका यह है कि आप भागती हुई आएँ और हाई जंप लगाने की भरपूर कोशिश करें। ठीक है, हाई जंप के दौरान अक्सर कैंडिडेट के पाँव की टिप स्टिक के साथ लग जाती है, जिसकी वजह से फाउल हो जाता है और अपने मार्क्स ज़ाया कर बैठते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का वज़न ज़्यादा है उनको दुश्वारी होती है। वज़न कैसे कम करना है, इससे अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे आपने वज़न कम करना है। वज़न आपका ज़्यादा होगा तो आपको ऑब्स्टिकल्स में डेफिनेटली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है बॉक्सिंग रिंग। इसके 5 मार्क्स हैं। हमारा 5वां ऑब्स्टिकल है ये। इस बॉक्सिंग रिंग को क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट रोप के ऊपर से, ठीक है, और सेकंड रोप के नीचे से, जबकि थर्ड रोप के ऊपर से गुजरना होता है। अक्सर कैंडिडेट्स सेकंड रोप के नीचे से गुजरते वक्त फाउल कर बैठते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी या कपड़े, यानी कि जो उन्होंने ट्रैक सूट पहना होता है, उसका कोई हिस्सा रोप के साथ टच हो जाता है, और जब रोप के साथ टच हो जाएगा तो ये फाउल हो जाएगा और इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इस ऑब्स्टिकल को करते वक्त कैंडिडेट्स को चाहिए कि दूसरी रोप करते वक्त ज़मीन पर लेट कर क्रॉलिंग करें, और क्रॉलिंग करते हुए दूसरा यानी कि सेंटर वाला जो रोप है वो क्रॉस करें, और फिर तीसरे से ऊपर से जंप करके इजीली गुजर जाएं। जिगजैग, चूँकि जिगजैग शक्ल का बना होता है इसलिए इसको जिगजैग कहते हैं। ये लकड़ी का बना होता है इसलिए इसका नाम ही जिगजैग रखा गया है। ये जिगजैग स्लोप की शक्ल में हाइट गेन करता चला जाता है। जिगजैग को क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर चढ़कर आगे की जानिब अपना तवाज़ुन कायम रखते हुए बढ़ते जाएं और फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचकर जंप लगा लें। ठीक है, और इसमें भी आपको चाहिए कि ऊपर देखें, नीचे नहीं देखना, पाँव की जानिब आपने बिल्कुल नहीं देखना। ये जब आप सही कर लेंगे ऑब्स्टिकल तो आपको इसके कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 मार्क्स मिलेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा ऑब्स्टिकल है रोप क्लाइंबिंग, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जिस ऑब्स्टिकल के हैं वो हैं रोप क्लाइंबिंग के, और इसके टोटल मार्क्स हैं 11। ठीक है, रोप क्लाइंबिंग में आपको रोप की मदद से ऊपर लगे बार तक पहुंचना होता है, और फिर इस बार को ऊपर से क्रॉस करके दूसरी जानिब उतरना होता है। ठीक है, जंप लगा के उतर जाएं। और जिन स्टूडेंट्स के मसल्स कमज़ोर हैं, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के मसल्स कमज़ोर होते हैं वो इसको बआसानी क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए अपने बाजुओं के जो मसल्स हैं उसको मजबूत करना चाहिए आपको। इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स करें, सिटअप्स करें। ठीक है, चिनअप्स करें। चिनअप्स और पुश जो है ना, पुशअप्स से आपके जो आर्म मसल्स हैं ये मजबूत होंगे। इसकी मशक करके जाएँ डेली, सुबह शाम, यानी कि नमाज फ़जर से पहले, नमाज फ़जर पढ़ने के बाद या नमाज फ़जर से पहले, बेहतर नमाज फ़जर पढ़ने के बाद तिलावत करें। तिलावत करने के बाद आप डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है टार्जन स्विंग, जिसके 5 मार्क्स होते हैं। टार्जन स्विंग में आपको रस्सी की मदद से एक साइड से दूसरी जानिब लटक कर जाना होता है और दूसरी तरफ लकड़ी के बार पर उतरना होता है। अगर कामयाबी से आप लैंड कर जाएं तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लैंड करने की बजाय उसी रस्सी पर लटक के वापस आ जाते हैं। ठीक है, और टार्जन स्विंग के दौरान अपनी नज़र सामने आपने रखनी है, बार पर रखनी है। ये ऑब्स्टिकल आसानी से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे इसकी। जी स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी ऑब्स्टिकल जो 9वां ऑब्स्टिकल है वो है डिच क्रॉसिंग, जिसे लॉन्ग जंप भी कहा जाता है। इस ऑब्स्टिकल में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डिच क्रॉसिंग, एक डिच होगी, ठीक है, उसको आपने लंबी छलांग लेकर क्लियर करना होगा। बहुत ही आसान ऑब्स्टिकल है जो तकरीबन मेरा ख्याल है हर कैंडिडेट आसानी से कर लेता है, और इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 3 मार्क्स हैं, 3 नंबर हैं। ठीक है,
जी, अब हम चलते हैं कंक्लूजन की जानिब, और कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैंने बताने हैं वो आप लिख लें, ठीक है। इन ऑब्स्टिकल को कामयाबी से करने के लिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है। नंबर 1 ये कि अपने आप को जिस्मानी तौर पर आपने मजबूत करना है। आईएसबी जाने से पहले अपने आप को मजबूत करेंगे तो आपके ये ऑब्स्टिकल हो पाएंगे। ज़हनी तौर पे भी अपने आप को मजबूत बनाना है और जिस्मानी तौर पे भी अपने आप को मजबूत बनाना है, जिसके लिए आपको चाहिए कि सुबह शाम वर्जिश करें, रनिंग करें, और रनिंग को अपना मामूल बना लें। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो थोड़े वज़नी हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको चाहिए कि अपना वेट लूज़ करें। वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्स्टिकल में आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा रोज़ाना चिनअप्स और पुशअप्स की प्रैक्टिस करें। जैसे कि पहले मैंने बताया, मुस्तकिल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। मुस्तकिल मेहनत आपने करनी है, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन एक्सरसाइज की फिर 1 हफ्ता छुट्टी, 3 दिन एक्सरसाइज की फिर आपने 10 दिन छुट्टी कर ली, ऐसा नहीं करना। बल्कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, लेकिन आप डेली बेस पे करनी है। बिला नागा जिसे कहते हैं ना, बिला नागा वर्जिश को अपना मामूल बना लें। इसके अलावा इस्लामी ज़िंदगी को अपनाएं। दीन इस्लाम पाकीज़गी और सफाई का दर्स देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आपने स्टडी करना है और आप की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इस हवाले से सबसे अहम जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी बेदार होना चाहिए। रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं और जल्दी बेदार होने की आदत बनाएं। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं आजकल कि वो रात को लेट सोते हैं, 1-2 बजे तक मोबाइल, टच मोबाइल उनके पास होता है, और उनके पेरेंट्स भी मना नहीं करते। जो उन्हें चाहिए कि उनके पेरेंट्स रोके मना करें, और वो ख़ुद भी उन्हें अक्ल होनी चाहिए कि रात को जल्दी सोना चाहिए। क्योंकि पूरा अगर रात को लेट सोएंगे तो पूरा दिन आप जो है थके थके रहेंगे और ये महसूस करेंगे आपके जो है ना ताकत ख़त्म है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जल्दी सो जाया करें, ठीक है। जो नमाज इशा पढ़ते हैं उसके फ़ौरन बाद आप सो जाएं, और उसके बाद आपने जब बेदार होना है, जब बेदार होंगे तो इंतहाई फ्रेश महसूस करेंगे। और फजर के वक्त आपने बेदार होना है। नमाज फ़जर को मामूल बनाएं, फ़र्ज़ है, ठीक है। बेसिक मुसलमान हमारी ड्यूटी है, हमने नमाज़ पढ़नी है, तो इसलिए आपने नमाज फ़जर को छोड़ना नहीं है। सेहत अच्छी सेहत चाहते हैं तो ये सेहत का बुनियादी उसूल भी है और इस्लामी ज़िंदगी भी है, तो उसको अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप फ़िज़िकल भी फ्रेश महसूस करेंगे और दिमागी तौर पे भी, मेंटली भी अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। फ़जर की नमाज के बाद तिलावत कुरान मजीद करें। फिर नाश्ते से पहले आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिर नाश्ते से पहले आपने रनिंग करनी है, पुशअप्स करने हैं, सिटअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं। अगर फैसिलिटी मौजूद नहीं है किसी के यहाँ तो साथ पार्क में चले जाएँ। वो सहूलत नहीं है तो घर के अंदर करें। नहीं है, बिल्कुल नहीं है किसी के पास सहूलत, तो रोड तो है ना, बाय रोड है, सड़कें हैं, कोई मसला नहीं है। उस टाइम आप इतनी आलूदगी भी नहीं होती चूँकि गाड़ियाँ नहीं होती उस टाइम, तो आप जाके एक्सरसाइज करें और मामूल बनाएं इसको। दिमाग फ्रेश रहेगा, आपका जिस्म फ्रेश रहेगा, ठीक है। आपके ख़यालात अच्छे होंगे और इस तरह अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ऐसा तरीके से कर पाएंगे ISSB के अंदर। और इसके अलावा जो राब्ते हैं मेरे साथ, मुस्तकिल राब्ते में रहें। मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप आ सकते हैं रावलपिंडी तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। 15 सितंबर को इंशाल्लाह हम अकेडमी ओपन करेंगे, तो 15 सितंबर को आप तशरीफ़ लाइएगा। आपको प्रैक्टिस ख़ुद मैं कराऊँगा इंशाल्लाह ताला। फ़िज़िकल हवाले से स्टूडेंट्स को ख़ुद प्रैक्टिस कराई जाती है, मैं खुद कराता हूँ स्टूडेंट्स को अपने ज़ेर निगरानी। और इसके अलावा जो मेरा चैनल है, इसके लेक्चर सुनते रहें आप तवज्जो के साथ, ठीक है। और जो हिदायत इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ इस पर अमल पैरा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आप कामयाब होंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बताता जाता हूँ लास्ट में एक मरतबा फिर, ताकि आप इस पर रब्ता कर सकें। स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी इनिशियल टेस्ट देंगे, ज़रूर नोट्स मंगवा लें। ये नंबर है 0323 9161 0323 9161 इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। रब्ता करें और मुस्तकिल राब्ते में रहें। अपनी दुआ में याद रखिए, ठीक है। जब भी दुआ मांगते हैं हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और भरपूर मेहनत करें। भरपूर मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम सेवड़ा फ्राम DG खान। ये जो आप देख रहे हैं ये नोट्स हैं इनिशियल और ISSB के सारे इमरान साहब के लिखे हुए। ये मैंने एक दिन पहले बदरिया M&P कुरियर सर्विस के थ्रू सर इमरान साहब से मंगवाए हैं। जब मैंने इन्हें देखा तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर देना चाहिए। जो भी ख्वाहिश रखते हैं आर्मी एज अ कमीशन ऑफिसर के लिए यही चॉइस करें। मैं सर इमरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये नोट्स मुझे हर साल किए हैं। Assalamu alaikum warahmatullah. This is me, Muhammad Farooq from live from Karachi. I would like to have my comments, my views, my ideas about the topic which has been given by Sir Imran, that the Pakistan which is today we are having, that
is this the Pakistan as Qaid Azam said, or a bit different? So if we observe the scenario, the circumstances regarding our financial issues, financial collapse, as we know that our economy is on the brink of its collapse. And if we talk about the past, like the 1960, the 60 decade, from 1960 till 1970, so that particular 10 years of Pakistan, in the history of Pakistan, it can be said that that was the Pakistan, as Qaid Azam said, because financially we were, mashallah, very good enough, and we were sufficient enough, we were strong enough to help even foreign countries. We were sufficient enough to build our numbers of dams, universities, hospitals, and much more. But if you talk about today's, so there are many and multiple factors, including, and major factors is the lack of good politicians in the history of Pakistan. And on the other hand, if we would like to change and bring the Pakistan according to the path, as Qaid Azam said, for that we will have to change the angle of every single Pakistani. If we want to change, if we would like to bring change, and if we would like to direct the direction of Pakistan towards its strong economy, for that every single nationals of Pakistan, every child and every adults and every men and women must have to obey the rules and regulations as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, and the Allah's commandment is, because if we follow the Allah subhanahu wa ta'ala's instructions and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ways, so that in that particular way, in faithful, in honesty, we will get the Pakistan, as Qaid Azam also he instructed. Qaid Azam also aimed to have Pakistan like as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had from 14 years back to the 21st century. So for having great Pakistan, for having strong Pakistan, we have to be faithful with ourselves. I'm talking about the individuals. I'm not arguing about any single political party, the armed forces, naval forces, and agencies here and there. If we would like to change Pakistan, for that we have to change ourselves first, and we should start changing by ourselves first, and then it will it's a chloroform reaction like carbon. It will transform from one to another to the third person. So in that way, inshallah, we will get the Pakistan as Qaid Azam said. So for that, this was my opinions. This was my suggestion and ideas about the Pakistan. So fi amanallah, inshallah, we'll see you soon in the next video. Assalamu alaikum warahmatullah. This is me, Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about, is this the Pakistan of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah? So according to my opinion, this is the not Pakistan of the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, because he said that in his speech. He said in 11 August 1947, he said that there will be no corruption, there will be no nepotism, there will be no jobbery, and there will be people follow to the constitution, people will be follow to the rule of law, government will be applied to the rule of law, there will be rule of law, there will be equality for everyone. But if you look nowadays, there is no equality, there is no constitution which are applicable. There is no such a rules of law inside my country. There is a lot of corruption, there is a lot of nepotism. So that's why we can say it's not the Pakistan of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Actually, he wanted to clean Pakistan. He wanted to make this Pakistan as a powerful, as a superpower. But unfortunately, due to the corrupt leader came after the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, as a result, they destroyed to my country, and right now it is also going to destroy. So we should to try to make it better, and we should to try to eradicate to these all the mistakes, these all the wrong way which are destroyed to my country. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क़ायद आज़म का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान। इसमें फ़र्क क्या है? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इस वक्त पे बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पाकिस्तान में अल्लाह ताला की इबादत करनी होगी। इस पाकिस्तान में मुसलमान अपनी मर्दी से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस पाकिस्तान में मुसलमान अपनी मर्दी ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला का इबादत करेंगे। किसी के ज़ोर ज़ाबित नहीं पर मुसलमानों पर होगी।
मुसलमानों को अपना हकूक़ पूरा पूरा मिलेंगे, गरीब को अपना हक़ पूरा मिलेंगे, गरीब को मालदार पर कोई बर्तरी नहीं होगी, न मालदार को गरीब पर कोई बर्तरी होगी। और आज का पाकिस्तान जो है न में इसको गरीब को कोई हक़ मिल रहा है, न कोई गरीब को गरीब से इंसाफ कर रहा है। क़यादम के पाकिस्तान में गरीब से इंसाफ होता रहता है, और आज के पाकिस्तान में गरीब से कुछ भी इंसाफ नहीं होता। आज के पाकिस्तान में गरीब से अदालत में भी इंसाफ नहीं होता, गरीब को बिल्कुल ज़लील रुस्वा किया जा रहा है। आज के पाकिस्तान और क़यादम के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। क़यादम के पाकिस्तान में फ़र्क था कि वो गरीब और मालदार के लिए एक सा निज़ाम चला रहा था, और आज के पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं। आज के पाकिस्तान में रिश्वत है, करप्शन है। आज का पाकिस्तान बिल्कुल हर कोई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो है लूट मार कर रहे हैं, गरीब को कुछ भी नहीं दे, गरीब का हक़ मार रहा है, एक दूसरे का हक़ मार रहा है। आज के पाकिस्तान और क़यादम के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क़यादम का पाकिस्तान बहुत हिदायत पसंद, क़यादम बहुत अच्छा हुक्मरान था, क़यादम बहुत हिदायत पसंद हुक्मरान था। क़यादम का पाकिस्तान गरीबों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान था। उसने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया ताकि मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सके, ताकि हर कोई अपनी इबादतगाह जाए, अपनी इबादतगाह बनाए। क़यादम ने कहा था एवरी फ्री टू गो टू देयर टेम्पल एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। बट इस पाकिस्तान में ये बिल्कुल नहीं है। इस पाकिस्तान में किसी को भी अपना हक़ हासिल नहीं है, किसी को भी अपनी आज़ादी ज़िंदगी जीने का हक़ हासिल नहीं है।